विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे दुनिया और इस्लामी जगत को वहाबी आतंकवाद की आग में जलाने वाले सऊदी अरब की एक और घिनौनी साजिश के बारे में। दुनिया भर और खासकर इस्लामी जगत को वहाबी आतंकवाद की आग में झोंकने वाले सऊदी अरब ने एक बार फिर दुनिया को फसाद और फितने की आग में झोंकने की तैयारी कर ली है। इस बार फसाद की आग सिर्फ इस्लामी उम्मत का दामन जलाएगी और सऊदी अरब पूरी प्लानिंग के साथ इसकी तैयारी भी कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब के एम्बेसी चैनल ने इस्लामी उम्मत में फसाद और कत्ल गारत के बीज बोने वाले और यजीद जैसे बदकार को इस्लामी उम्मत के सर थोपने वाले मुआविया का महिमा मंडन करते हुए एक सीरियल बनाया है, जिस पर आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह की पॉलिटिकल विंग के मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि सऊदी अरब इस सीरियल की आड़ में इस्लामी जगत को फितने की आग में झोंकना चाहता है। उन्होंने कहा कि एम्बेसी चैनल इस फिल्म के जरिए मुसलमानों के बीच फसाद फैलाना चाहता है और उन्हें गुमराह करने की कोशिशें कर रहा है। इसलिए बेहतर है कि हम पूरी ज़हानत और दयानत के साथ होशियारी से सच्चाई बयान करें और बिना किसी का अपमान किए तारीखी फैक्ट को सामने लाएं। मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इमाम दो तरह के होते हैं, एक वो जो शैतान के हुक्म से लोगों को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं और दूसरे वो जो लोगों को जन्नत की दावत देते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अरब जगत के मशहूर आलिम दीन और इराक के शक्तिशाली राजनेता सैयद मुक्तदा सदर ने भी सऊदी अरब के एम्बेसी चैनल को ऐसी हरकत से बाज रहने की नसीहत करते हुए कहा था कि मुआविया पर बने इस सीरियल को टेलीकास्ट ना किया जाए। मुक्तदा सदर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि यही बेहतर होगा, बल्कि वाजिब है कि एम्बेसी मुआविया पर बनाए गए इस सीरियल का टेलीकास्ट ना करे। मुआविया पहला इंसान है जिसने सांप्रदायिक फसाद और कत्ल गारत का बाजार गर्म किया। उसने सहाबा इकराम की तौहीन और उन्हें गालियां देने को कानूनी शक्ल दी। वो अपने ज़माने के इमाम बरहक के खिलाफ खरूज करने और इस्लामी एकता को बर्बाद करने वाला और बेशुमार सहाबा इकराम का कातिल है। सैयद मुक्तदा सदर ने कहा कि इस सीरियल को टेलीकास्ट करना खुद सऊदी अरब की नई पॉलिसी के खिलाफ है, लिहाजा मैं एम्बेसी और सऊदी को बताना चाहूँगा कि दुनिया के कोने कोने में रहने वाले अपने मुसलमान भाइयों के जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगली खबर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और उसके साथी देशों के रवैये पर रूस के बयान की बात करेंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से कभी ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम तो कभी परमाणु कार्यक्रम पर मचाए जाने वाले वावेला पर बड़ा बयान देते हुए रूस ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का रवैया सिर्फ एक ड्रामा है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस में रूस के स्थायी दूत मिखाइल उलियानोफ ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता मगरमच्छ के आंसुओं की तरह है। स्पुतनिक से बात करते हुए मिखाइल ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और उसके घटक देशों की चिंता सिर्फ एक दिखावा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई भी धमकी या दबाव काम नहीं आएगा। इस मुद्दे का समाधान राजनीतिक वार्ता से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जगत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के गवर्नर्स बोर्ड की बैठक से पहले ही एक बार फिर ईरान के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गया और ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट भी शायद इसी मुहिम का हिस्सा है। गौरतलब है कि ब्लूमबर्ग ने हाल ही में रिपोर्ट देते हुए दावा किया था कि ईरान 84% तक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। ब्लूमबर्ग का ये खुलासा IAEA के प्रमुख ग्रोसी की तेहरान यात्रा से कुछ वक्त पहले ही ईरान पर दबाव बनाने की साजिश का हिस्सा है। ब्लूमबर्ग ने दो राजनीतिक सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए दावा किया था कि IAEA के ऑब्जर्वर्स को ईरान में यूरेनियम के ऐसे जर्रे मिले हैं जिससे पता चलता है कि ईरान 84% तक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। मिखाइल ने ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि खुलासे के नाम पर ऐसी संवेदनशील बातों को मीडिया में लीक करना मामूली बात नहीं। इन हरकतों के पीछे राजनीतिक कारण हैं ताकि इस मुद्दे पर संकट को जन्म दिया जा सके। उन्होंने कहा 6 से 10 मार्च तक वियना में होने वाली बैठक को प्रभावित करने के लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। साथ ही ग्रोसी की तेहरान यात्रा को और कठिन करने की साजिशें की जा रही हैं। रूसी राजनयिक ने कहा कि इस मुद्दे पर इतना हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को बहाल किया जाए। अगर परमाणु समझौता बहाल हो जाता है तो ये मुद्दा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगली खबर सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की ओमान यात्रा को लेकर है।
सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद सोमवार को अपनी आधिकारिक यात्रा पर ओमान पहुंचे, जहां उन्होंने मस्कत में सुल्तान हैसम बिन तारिक के साथ खुसूसी मुलाकात की। सीरिया के राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक राष्ट्रपति बशार असद अपनी ओमान की आधिकारिक यात्रा पर मस्कत पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक मौजूद थे। बशार असद और सुल्तान की मुलाकात के वक्त दोनों देशों का डेलीगेशन भी साथ था। सुल्तान ने बैठक के शुरू में ही सीरिया में आए विनाशकारी ज़लज़ले पर शोक जताते हुए सीरिया की जनता के लिए हमदर्दी और दुख का इजहार किया। सुल्तान हैसम बिन तारिक ने कहा कि हम ज़लज़ला पीड़ितों को इस दुख से लड़ने में उनकी मदद करते रहेंगे। हम समझ सकते हैं कि आज सीरिया और वहाँ के लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं। बशार असद ने भी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में ओमान की ओर से दमिश्क सरकार के समर्थन और सीरियन जनता के साथ खड़े रहने पर सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ज़लज़ला पीड़ितों की मदद के लिए ओमान सल्तनत और इस देश की जनता की तरफ से मिलने वाली मदद का सीरिया शुक्रिया अदा करता है। हम अपने साथ इस हमदर्दी और मदद को कभी नहीं भूलेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों और अलग अलग मैदानों में मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बशार असद ने दमिश्क और मस्कत के बीच सहयोग बढ़ाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद आपसी यकीन और एक दूसरे पर एतमाद है। सुल्तान हैसम और असद ने इलाकाई मुद्दों और दुनिया के हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि आज मिडिल ईस्ट को स्थायी शांति और सुकून की ज़रूरत है। असद ने कहा कि मिडिल ईस्ट के तनाव भरे हालात में भी ओमान ने अपनी नीतियों में संतुलन बनाए रखा और हम ऐसे हालात में ओमान की भूमिका को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हैसम बिन सुल्तान ने भी सीरिया की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि सीरिया हमारा अरब भाई है और हम चाहते हैं कि जल्द ही उसके दूसरे अरब देशों से भी अच्छे रिश्ते बहाल हों। कहा जा रहा है कि असद की सीरिया वापसी से पहले भी दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच बंद कमरे में एक मीटिंग हुई, जिसके बारे में मीडिया में कोई तफसील नहीं दी गई। अगली खबर वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे अफ्रीका के बुर्किना फासो से आ रही है। वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे अफ्रीका के कई देशों में वहाबी आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ की खबरें आम हो गई हैं। नाइजीरिया में आम लोगों का आतंकियों के जरिए अपहरण हो या फिर सोमालिया और बुर्किना फासो जैसे देशों में सेना के साथ मुठभेड़ ये एक आम सी खबर बनकर रह गई है। ताज़ा मामला बुर्किना फासो का है, जहां देश के उत्तरी हिस्से में मौजूद साहिल इलाके में एक आर्मी कैंप पर हमला करते हुए वहाबी आतंकियों ने कम से कम 51 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। बुर्किना फासो की सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि साहिल में एक आर्मी कैंप पर हुए हमले में कम से कम 51 सैनिकों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि सेना ने अपने पहले बयान में इस हमले में सिर्फ 8 फौजियों के मारे जाने की बात कही थी, लेकिन अब फौज ने अपने बयान में कहा है कि सेना को 43 जवानों के शव और मिले हैं। इस तरह मरने वाले जवानों की तादाद बढ़कर 51 हो गई। सेना ने कहा कि फौज और वहाबी आतंकियों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में कम से कम 160 आतंकी भी मारे गए हैं। गौरतलब है कि बुर्किना फासो सेना ने इस हमले में किसी खास आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया, बल्कि अपने बयान में भी सिर्फ इतना ही कहा कि सेना के ठिकाने पर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।